हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये ऑक्सीजन क्राइसिस क्यों आया और इसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते थे। ये ऑक्सीजन की जो क्राइसिस हुआ, जैसे ही कोविड का सेकेंड वेव इंडिया के अंदर आया, उसके साथ कोविड के पेशेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया। और आप जैसे जानते हैं कि कोविड पेशेंट जो कोविड का वायरस है वो पेशेंट के लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, उसकी रेस्पिरेशन सिस्टम को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है और उससे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही नंबर ऑफ़ पेशेंट कोविड के इंक्रीज़ हुए, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, पूरे इंडिया में बढ़ गई। तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन वहाँ उन स्टेट्स में हुई जहाँ पे ये पेशेंट ज़्यादा थे। तो होना क्या चाहिए था कि सभी स्टेट के पास, स्टेट की बात ना करें कि हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपनी सफिशेंट ऑक्सीजन होनी चाहिए थी, उनके अपने प्लांट होने चाहिए थे जहाँ से वो अपनी ज़रूरत की जितनी ऑक्सीजन थी उस अपनी जो डिमांड है उसको मीट करते। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था, क्योंकि इसके ऊपर हमने पहले कभी ज़्यादा प्रिपेयरनेस नहीं की, ना प्लानिंग की थी। वो जो हमारी एक कमी रह गई, वो पेंडेमिक, इस कोविड के पेंडेमिक में बिल्कुल एक्सपोज हो गई कि हमने इस फील्ड में बिल्कुल काम ही नहीं किया। नाउ कि इंडिया के पास अगर बात करें कि कितनी कैपेसिटी है, इंडिया के पास 7000 मीट्रिक टन पर डे ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है, जो कि अभी मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन जितनी ज़रूरत है, नीड उससे ज़्यादा है। लेकिन फिर इतना क्राइसिस क्यों हो रहा है, इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। और दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि जो टोटल ऑक्सीजन के ऊपर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और स्टेट गवर्नमेंट को वो उनकी नीड के हिसाब से उनका कोटा देती है। अगर उनकी नीड ज़्यादा हो गई है तो उनके कोटे को बढ़ा भी दिया जाता है, जैसा कि अभी दिल्ली, महाराष्ट्र और बाकी स्टेट्स के लिए किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये ऑक्सीजन कौन मैन्युफैक्चर करता है, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। तो सबसे आयोनिक्स प्रोडक्ट्स है जो सबसे ज़्यादा जिसके पास ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है। उसके बाद लिंदे इंडिया है, गोयल एनजी गैसेस प्राइवेट लिमिटेड है, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड है। तो ये तो आपकी ऑक्सीजन मेडिकल पर्पस के लिए बनाते ही हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती है। सबसे ज़्यादा स्टील एंड आयरन, ग्लास, फार्मास्यूटिकल्स, इनमें सब में ऑक्सीजन की काफ़ी खपत होती है। लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये अपने लिए खुद मैन्युफैक्चर करती हैं, स्टोर करती हैं और उसको यूटिलाइज़ करती हैं। अब जो बात आती है कि इंडिया के अंदर सेकेंड वेव के आई तो बहुत सारे 16 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं और 24 आवर्स में, मीन्स एक दिन के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा केसेस और आ रहे हैं। तो इस तरह एक मतलब कि बहुत ही डेंजरस आपकी कंडीशन है इंडिया के अंदर। अब गवर्नमेंट ने के पास ऑक्सीजन है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करें, या और भी कई दिक्कतें हैं। उसके लिए इंडिया ने बाहर से 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इंपोर्ट करने के लिए कहा है और वो बाकी कंट्री से आनी भी शुरू हो गई है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिव ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया की। 12 स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस हैं। उनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु एट्सेट्रा जो मेन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं और डेली भी बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अब ऐसी स्टेट कौन सी है जहाँ पे अपने ऑक्सीजन प्लांट नहीं हैं? वो है एमपी और दिल्ली। और अगर इन स्टेट्स के पास अपने प्लांट्स नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो नेचुरल है कि ये अपने नेबरिंग स्टेट से लेते हैं, उन पे ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन अगर नेबरिंग स्टेट्स में भी ऑक्सीजन कोविड के केसेस ज़्यादा हो गए हैं, ऑक्सीजन की डिमांड हो गई है, तो वो दिल्ली और एमपी को नहीं दे पाएगा नेचुरली, इसलिए दिल्ली के अंदर एक एडवर्स कंडीशन आ गई है।
अब जो ये ऑक्सीजन जो मैन्युफैक्चर होती है वो कैसे होती है, ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में एयर से एक्सट्रैक्ट की जाती है। ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती हैं? एक है पीएसए, पीएसए प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन, एक है मेम्ब्रेन सेपरेटिंग टेक्निक और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। तो इन टेक्निक से ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। अब उसके बाद जब मैन्युफैक्चर हो गई, उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, इसको स्टोर किया जाता है क्रायोजेनिक टैंकर्स में। ठीक है, क्रायोजेनिक टैंकर से ही ट्रांसपोर्ट होती है। कहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे, जो अलग अलग स्टेट में होते हैं, और वहाँ पे जाके ये रीगैसिफाइड होती है, इसको गैस में कन्वर्ट किया जाता है। और जो जंबो सिलेंडर्स होते हैं, जो ड्यूरा सिलेंडर्स होते हैं, उनमें फिल करके आगे जो और स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स या हॉस्पिटल्स वाले होते हैं वहाँ से लेके जाते हैं। तो ये है चेन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द पेशेंट बेड, इस तरह ये पहुँचती है। जनरली अगर इस ट्रांसपोर्टेशन को मैन्युफैक्चरर से लेके हॉस्पिटल तक पहुंचने में 3 या 4 दिन लगते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर क्रायोजेनिक टैंकर्स कम हैं और डिमांड बढ़ने के कारण ये अब 6 से 7 दिन ले रहे हैं। इसलिए जो कंडीशन है और भी ज़्यादा वर्सन हो रही है। हर जगह आप देख रहे हो ऑक्सीजन के लिए गास्पिंग हो रही है। अब ये जो क्रायोजेनिक टैंकर्स होते क्या हैं? ये स्पेशल टाइप के टैंकर्स होते हैं गैसेस या किसी और सब्सटेंस को स्टोर करने के लिए, जो बहुत लो टेम्परेचर पे इसको स्टोर कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि ये क्रायोजेनिक टैंकर्स वगैरह इसरो के जो ये सैटेलाइट वगैरह जाते हैं वहाँ पे भी ये यूज़ होते हैं। और ये कभी भी नहीं हुआ है वर्ल्ड की हिस्ट्री में कि लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ा हो, क्योंकि जनरली जहाँ पे ज़रूरत होती है वहीं पे मैन्युफैक्चर होती है। तो ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला है। अब इंडिया ने क्या किया कि इतनी ज़्यादा जो क्राइसिस हो गया, तो इंडिया के जो बड़े बड़े स्टील आयरन स्टील इंडस्ट्रीज थे, ग्लास फैक्ट्री थे के इंडस्ट्रीज हैं, या फार्मास्यूटिकल्स वाले हैं, ये सब आगे आए। उन्होंने अपने जो भी ऑक्सीजन थी, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल यूसेज के लिए ऑफ़र कर दिया है। लेकिन ये इसके लिए भी जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होती हैं उसको मेडिकल यूसेज में लाने से पहले वो जो टैंकर्स होते हैं उनको कंडीशन किया जाता है, सर्टिफाई किया जाता है कि ये मेडिकल यूसेज के लिए ठीक हैं। क्योंकि जो ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल होती हैं उसमें 99.5% ही प्योरिटी होती है, इसलिए ह्यूमन यूसेज से पहले इसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना होता है। तो ये भी आपको ह्यूमन यूसेज से पहले करना, इंडस्ट्रीज़ को करना होता है। अब ये थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर हमारे पास क्रायोजेनिक सेंटर्स की टैंकर्स की शॉर्टेज है तो क्या हम इसका नंबर नहीं बढ़ा सकते? हम इनका नंबर जो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। और इसका जो फील्ड है लिमिटेड है, और ये जो टैंकर्स हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं। कि एक सर्वे के अनुसार बताया गया है कि 3 से 20 टन का जो टैंकर एक होता है 45 लाख के आसपास पड़ता है। तो जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अपनी नीड के हिसाब से तो उनके पास हैं, लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि इस फील्ड के अंदर पहले कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी। अब सरकार ने क्या किया कि इस क्राइसिस के अंदर कि ऑक्सीजन का इतना ज़्यादा क्राइसिस हो रहा है कोविड पेंडेमिक के कारण, तो उन्होंने एक EG2 ग्रुप बनाया है जिसे हम कहते हैं एम्पावर्ड ग्रुप। इसकी क्या ज़रूरत थी, ये क्या काम करता है? ये ग्रुप जो बनाया गया है ये मॉनिटर करता है कि पेंडेमिक के दौरान किसी ऑक्सीजन की सप्लाई या किसी और मेडिकल इक्विपमेंट की कोई कालाबाजारी या प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए। तो अभी तक इन्होंने कहा जहाँ जहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग हो रही थी उसके ऊपर चेक किया, और जहाँ पे ऑक्सीजन जिन स्टेट्स में ज़्यादा थी उन्होंने दूसरी स्टेट्स को डाइवर्ट करवाई कि जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत थी। और तीसरा इन्होंने ये किया कि और जैसे कई इंडस्ट्रीज़ के पास
टैंकर्स थे जो नाइट्रोजन और आर्गन वगैरह गैसेस के लिए यूज़ हो रहे थे, उसको भी डाइवर्ट कर दिया ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने ये किया कि इस क्राइसिस के अंदर जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे तो ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं रही, क्योंकि उनके पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्टोरेज है, ना टैंक्स सिलेंडर्स हैं। तो अब EG2 ने, एम्पावर्ड ग्रुप 2 ने 100 ऐसे हॉस्पिटल्स इन रूरल एरियाज़, रिमोट एरियाज़ में आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे PSA प्लांट लगाए जाएंगे। ये PSA प्लांट क्या हैं कि ये अपनी उस ज़रूरत के हिसाब से, उस हॉस्पिटल की ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन बना पाएंगे। अब ये जो क्राइसिस हुआ, द प्रेजेंट क्राइसिस कुड हैव अवर्टेड विद बेटर प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग। अगर हमने पहले से अच्छी प्रिपेयर्डनेस की होती, कि जब UK में पहले ही आ गया था कुछ महीने पहले, तो हमें पहले ही अलर्ट होकर अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए था और प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए थी और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी होना चाहिए था। अब ये जो सारा क्राइसिस इंडिया के अंदर चल रहा है, तो उसके अंदर सभी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। रेलवेज़ आगे आया, रेलवेज़ ने क्या किया, अपनी स्पेशल ट्रेन चलाई हैं जो क्रायोजेनिक सेंटर टैंकर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रही हैं, और इसको RO कहते हैं, रेलवेज़ ऑफ रेलवेज़ ऑन करके ये ट्रेन्स हैं। और ये जो क्रायोजेनिक सेंटर टैंकर्स हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा रही हैं। और बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी वो भी अपनी मेडिकल यूज़ के लिए ऑफ़र कर दी हैं। और डिफेंस फोर्सेस भी पूरी तरह लगी हुई हैं। उन्होंने IAF के, एयरफोर्स के जो क्राफ्ट हैं, वो ऑक्सीजन को, टैंकर्स को बाहर से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाने में पूरी सहायता कर रहे हैं। और तो अब इन्होंने अपने जो मेडिकल पर्सन्स थे जो रिटायर हो चुके हैं पिछले 2 साल से, या जिन्होंने VRS ली थी, उन्हें भी कॉल किया है कि वो अपने नेबरिंग प्लेस, अपने रेजिडेंस के नेबर वाले हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दें। और नर्सिस को भी इसी तरह कॉल किया गया है कि वो अपने डॉक्टर्स जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो डॉक्टर्स के साथ असिस्ट करें। तो इस तरह पूरा जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, सब एक दूसरे की हेल्प के लिए लगे हुए हैं। नाउ सीइंग द होल सिनेरियो, हमें क्या करना है इस क्राइसिस को कम करने के लिए? हम कर सकते हैं वैक्सीनेशन को बढ़ाएं, क्योंकि वायरस तो फैल चुका है। अब इसको वैक्सीनेट करके ही ख़त्म किया जा सकता है, इसकी चेन को ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा है कि अब जितना फैला हुआ है वो पेशेंट तो आएंगे ही, हमें अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, क्योंकि अभी ये सेकेंड वेव है, थर्ड और फोर्थ भी आ सकती है। उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए और सभी सिटीजन्स को पेंडेमिक प्रोटोकॉल्स को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना चाहिए। अब तो डॉक्टर्स ने जो कहा है कि आप डबल मास्क लगाएं, कोई गैदरिंग में ना जाएं। इवन अगर आप अपने घर के अंदर भी 2 या 3 लोगों के साथ बैठे हैं तो अपने मास्क लगा के रहिए, क्योंकि अब ये जो कोविड का वायरस है वो एयर में आ चुका है। आई थिंक ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और कुछ ना कुछ आपकी ऑक्सीजन क्राइसिस के बारे में कुछ समझ बनी होगी। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।